हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की पोल साइंस का चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। और ये इसके हैंड रिटन नोट्स हैं और ये इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चुनाव होता क्या है। अब चुनाव आप बचपन से सुनते आ रहे होगे या फिर कह सकते हो छठी क्लास से आप चुनाव के बारे में सुनते आ रहे होगे। तो चुनाव क्या होते हैं, अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जब हम अपने प्रतिनिधि या फिर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं या फिर जो चुनाव में खड़े लोग हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यही चुनाव है। तो इस लैंग्वेज में पढ़े तो चुनाव वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी देश के लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यह क्या है? चुनाव एक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी देश के लोग अपने प्रतिनिधि, अब प्रतिनिधि कौन होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं जो कि चुनाव में खड़े होते हैं। चुनाव में खड़े होते हैं उन्हें प्रतिनिधि कहते हैं। तो जो चुनाव में खड़े होते हैं फिर कह सकते हो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो चुनाव का मतलब ये है। अब देखा जाए तो लोकतंत्र में चुनाव का महत्व से क्या मतलब है, क्या कह रही है? लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। अब लोकतंत्र तो सभी जानते हैं, जो कि वह तंत्र जो कि लोगों द्वारा चलाया जाता है, लोगों द्वारा चलाया या फिर नियंत्रित किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, तो पहला महत्व क्या जाता है कि मतदाताओं और प्रतिनिधियों में सीधा संपर्क। अब ये मतदाता क्या होते हैं? मत का मतलब होता है वोट, और दाता का मतलब होता है देने वाला, वोट देने वाले। इनकी मतदाता का मतलब क्या होता है? वोट देने वाला। अब ये वोट देने वाला और प्रतिनिधि यानी कि जो चुनाव में खड़ा होता है, इन दोनों के बीच में एक सीधा संपर्क जोड़ते हैं कि मतदाता प्रतिनिधि को वोट देता है और प्रतिनिधि क्या करता है? मतदाताओं की सुनता है। इससे क्या होता है? संपर्क, सीधा संपर्क जोड़ रहा है। फिर आता है प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना। यह उत्तरदायित्व की भावना से मतलब क्या है? प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना। अब इससे क्या मतलब है? अब इससे मतलब है जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो खड़े हुए हैं चुनाव में, वो क्या करेंगे? जनता के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। यानी कि अगर जनता कोई भी सवाल अपने प्रतिनिधि से पूछती है तो जो प्रतिनिधि है उसको उसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, समझे? तो इसे क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व की भावना। इनकी प्रतिनिधित्व में उत्तरदायित्व की भावना थी। अब लोगों को राजनीतिक शिक्षा, फिर थर्ड क्या आ जाता है? लोगों को राजनीतिक शिक्षा, यानी कि एक प्रकार से लोगों को राजनीतिक शिक्षा देता है, यानी कि पॉलिटिक्स पढ़ाता है। ठीक है, फिर आता है अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान देता है। कौन देता है? चुनाव क्या करता है? अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान देता है। राजनीति में रुचि प्रदान करता है और समानता की भावना रखता है, यानी कि सबको समानता मिले, इसकी भावना कौन रखता है? चुनाव रखता है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखा जाए तो चुनाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा आता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब समझो पहले। निर्वाचन क्या होता है? इन सब के वर्ड्स में अभी आपको समझा रही हूँ ताकि आपको आगे 12th में पढ़ने या फिर आगे किसी भी चैप्टर में पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। एक प्रकार से चुनाव ही निर्वाचन का मतलब होता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी कह सकते हो या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब इससे क्या मतलब है? जब मतदाता यानी कि हम अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं, यानी कि हम सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब हम मान लो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का चुनाव करा है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का सीधा चुनाव करा है,
तो ये क्या, प्रत्यक्ष प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब इसके गुण भी देखो, तो ये लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है, लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है। लोकतंत्र का सिद्धांत क्या कहता है कि लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा चलाई जाएगी, इसलिए ये जो है लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है। प्रत्येक मतदाता की इच्छा का सम्मान भी है, यानी कि अगर प्रत्येक जो मतदाता है, यानी कि जो वोटर्स है, यानी कि जो हम हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार ही चूज़ हुआ है, ठीक है। अब लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं पर विशेष ध्यान रहता है। इससे क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है वो मतदाताओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें भ्रष्टाचार की कम संभावना रहती है, भ्रष्टाचार इसमें क्या होता है, नहीं फैलता है, ठीक है, नहीं फैलता है लेकिन कम फैलता है। और इसमें क्या है, मतदाताओं में स्वाभिमान भी होता है, यानी कि गर्व भी होता है कि वो अपने प्रतिनिधि को खुद ही चूज़ कर रहे हैं। अब इसके कुछ दोष भी है, किसके, प्रत्यक्ष निर्वाचन के कुछ दोष भी है। पहला दोष क्या आ जाता है, पहला आ जाता है योग्य प्रतिनिधि का चयन नहीं होता, यानी कि हम क्या करते हैं, हमें जो भी दिख जाता है हम उसका चुनाव कर लेते हैं, हम सीधे डायरेक्ट चुनाव, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट वोट कह सकते हैं हम, तो हम सीधे क्या करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट वोट देते हैं, इनकी इसमें योग्य प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता। राजनीतिक दल का कुप्रभाव, यानी कि जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनका गलत उल्टा प्रभाव पड़ता है। विवादों की संभावना भी होती है, अधिक खर्चीली विधि भी, और ये क्या, अधिक खर्चीली विधि भी है। योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से कतराते हैं, और फिर जो योग्य व्यक्ति हैं वो चुनाव लड़ने से कतराते हैं। अब आता है अप्रत्यक्ष प्रणाली। अब ये अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है, तो इस विधि में मतदाता अपने प्रतिनिधि का सीधा चुनाव नहीं करते, यानी कि इस विधि में क्या होता है, मतदाता जो अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते, वह पहले निर्वाचक मंडल का चुनाव करते तथा वह निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि को चुनती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति पहले बी व्यक्ति का चुनाव करता है और बी व्यक्ति जाके सी व्यक्ति का चुनाव करता है। ए व्यक्ति यहाँ पर मतदाता हो गए, बी व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचन मंडल हो गए और सी व्यक्ति यहाँ पर प्रतिनिधि हो गए। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती है, इसलिए अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वोट मतलब इनडायरेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, मतदाता, इनकी जो आम जनता है वो पहले निर्वाचन मंडल, यानी कि जो निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन मंडल होता है जो चुनाव की गई लोग मंडल होती है उसे निर्वाचन मंडल कहते हैं, यानी कि जिसे आपने चुना है, इनकी चुने गए लोगों का एक ग्रुप ही निर्वाचन मंडल कहलाता है। फिर ये निर्वाचन मंडल जाकर किसका चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण, तो इसमें क्या होता है, योग्य प्रतिनिधि के निर्वाचन की संभावना रहती है, यानी कि जो योग्य प्रतिनिधि होता है उसके निर्वाचन की संभावना रहती है। कैसे रहती है, क्योंकि इसमें जो निर्वाचन मंडल होता है वो जाके, निर्वाचन मंडल जो होता है वो जाके प्रतिनिधि का चुनाव करता है, यानी कि वो जाके क्या करता है, प्रतिनिधि का चुनाव करता है। ये जो है कम खर्चीली भी होती है, राजनीतिक दलों के कुप्रभाव की कम संभावना भी होती है, और अज्ञानियों की सफलता की कम संभावना, और बड़े चुनाव क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। बड़े बड़े चुनाव क्षेत्र होते हैं उसमें उपयुक्त कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव, ठीक है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है कि इसमें जनता और प्रतिनिधि के बीच कोई संपर्क नहीं होता। हमने डायरेक्ट वाले, यानी कि प्रत्यक्ष वाले में क्या पढ़ा था कि कोई ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति को वोट देता है। इसमें क्या हो रहा है, ए व्यक्ति एक आम जनता है, ए व्यक्ति यहाँ पर आम जनता है और बी व्यक्ति एक प्रतिनिधि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतदाता जो है वो सीधे क्या कर रहा है, संपर्क कर रहा है प्रतिनिधि से। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट में पढ़े, यानी कि अप्रत्यक्ष में पढ़े, इसमें क्या हो रहा है, पहले मतदाता यानी कि आम जनता एक निर्वाचन मंडल को चुनाव करती है और फिर जाके निर्वाचन मंडल अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी कि सी व्यक्ति को, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, देखो हम डायरेक्ट में देखें तो इसमें जो है जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुन पा रही है, लेकिन इनडायरेक्ट में जनता जो है यहाँ पर कोई जनता का रास्ता नहीं बन रहा है, जनता को पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर जाके चुनाव होगा। इसमें होता है भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती और अलोकतंत्री हो जाता है, और ये एक प्रकार से अलोकतंत्री हो जाता है। फिर आता है भारतीय चुनाव प्रणाली। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय चुनाव प्रणाली
की विशेषता। अब भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता क्या होती है? इसमें क्या होती है, भारतीय चुनाव प्रणाली तो समझते हो, भारतीय चुनाव प्रणाली कैसी है? एक प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, है ना। यानी कि जैसे अभी वोट हुए, क्या हुआ, अभी वोट हुए, ठीक है। वोट में हमने सबसे पहले किसको चुना? सीधे वोट हो रहे हैं, ठीक है। वोट हो रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे वोट हो रहे हैं। वोट में आम जनता क्या कर रही है? आम जनता क्या करती है? सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो यानी कि जब चुनाव होते हैं तो क्या करती है? आम जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वयस्क को मताधिकार दिया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में वयस्क कौन होते हैं? जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें वयस्क। तो इसमें क्या होता है, हमारे भारत में कैसी प्रणाली है, जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको क्या वोट देने का अधिकार है, तो यानी कि मत देने का। तो यही कह रहे हैं कि वयस्क को मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार है। संयुक्त निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि सीधे यहाँ पर जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान यानी कि यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप गए मतदान देने गए और आपने मान लो आपने बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी को क्या कर दिया? वोट दे दिया। अब ये जो है ये गुप्त बात है, या बता नहीं सब, मतलब बता भी दिया तो चलो पता चल गया, लेकिन एक गुप्त बात है। ये सिर्फ चुनाव आयोग को ही पता है कि आपने बीजेपी को वोट दिया है और किसी को नहीं। फिर आता है एक सदस्य चुनाव क्षेत्र। फिर आता है चुनाव आयोग और संस्थानों का आरक्षण, कि भारत में एक चुनाव आयोग भी होता है और स्थानों का आरक्षण भी होता है, ठीक है। अब फिर आता है भारत में वयस्क मताधिकार। ये जो है अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार, कि आप सबको पता है अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत में जो भी 18 साल से ऊपर का हो गया उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो वयस्क मताधिकार यही कहता है कि जो भी 18 साल का हो जाता है उसे अधिकार देने का मतलब वोट देने का अधिकार है। अब वयस्क मताधिकार होता क्या है? वयस्क मताधिकार होता क्या है? तो यह व्यवस्था सभी लोगों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। यानी कि एक निश्चित आयु से क्या मतलब है? निश्चित आयु यानी कि 18 वर्ष, यानी जब 18 वर्ष के हो जाते हो तो आपको ये वयस्क मताधिकार का अधिकार मिल जाता है, जिसमें आप बिना किसी भेदभाव के आप वोट दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है वयस्क मताधिकार की विशेषताएं। अब वयस्क मताधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली लोकतंत्रात्मक है, राजनीतिक शिक्षा देती है, स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, अल्पसंख्यक संतुष्ट है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि है, कानूनों का अधिक पालन होता है, शिक्षा व लिंग के अनुसार मतदान उचित नहीं है और स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आता है वयस्क मताधिकार के विरोध में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक नहीं है, अशिक्षित लोगों को मताधिकार नहीं है, यानी कि जो शिक्षित नहीं है उनको मताधिकार का वोट नहीं दिया गया है, स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया है, धनी व्यक्ति का शासन स्थापित करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी वोट में ज़्यादा अमीर होता है, यानी कि ए व्यक्ति है वो ज़्यादा अमीर है तो उसके पास ज़्यादा वोट होंगे, बी व्यक्ति है वो गरीब है तो उसके पास कम वोट होंगे। तो ये क्या होता है? एक वयस्क मताधिकार के विरोध, मतलब हम तर्क पढ़ रहे हैं कि आपने नोटिस भी किया होगा जो ज़्यादा अमीर होता है वो पैसे खिला के क्या कर लेता है? वोट जीत जाता है। सभी नागरिकों का सम्मान नहीं होता, मुश्किल समस्याओं को ना समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। पार्ट 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लाएंगे। प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मुश्किल लगती है और ये नोट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेहनत के लिए कम से कम लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ आया है। अगर समझ नहीं आया है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। और अगर आपको और वीडियोस क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है, फिर हम लाएंगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।